गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इसके लेखक है प्रेमचंद। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावनाओं से भी जुड़ी है। अब यहाँ पर देखिए, दो बैलों की कथा की गणना यानी गिनती प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज यानी जहाँ किसान अपने खेती का कार्य से संबंधित और बैलों से मतलब गाय भैंसों को चराने से संबंधित पशुओं के भावनात्मक मतलब प्रेम भाव से संबंध का वर्णन किया है। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है। मतलब जो हीरा और मोती जो दो बैल है बहुत ही सीधे साधे, मतलब कोई तेज तर्रार बैल नहीं है, बहुत ही सीधे स्वभाव के हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं। ये आज़ादी से संबंधित कहानी है कि जिस तरीके से भारतीयों को अपने देश की आज़ादी के लिए कई संघर्ष करने पड़े थे, उसी तरीके से हीरा और मोती जो दो बैल हैं, बहुत ही सीधे साधे बैल हैं, उन्हें भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने पड़े थे और अंत में उसे पा ही लेते हैं। मतलब संघर्ष करने के बाद जिस तरीके से भारतीयों ने अपने देश के लिए आज़ादी के लिए संघर्ष जो किया था उसमें अपनी जीत हासिल कर लेते हैं, उसी तरीके से हीरा और मोती जो दो बैल हैं उन्होंने भी अपना संघर्ष करके अपनी जीत हासिल कर ली थी। इस तरह परोक्ष रूप से ये कहानी मतलब प्रत्यक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि उसका सीधापन और सहनशीलता, उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु ये कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। अब कहा जाता है जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। मतलब उन्हें किसी प्रकार की कोई बुद्धि नहीं होती है, इसलिए उसे प्राणियों में बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। मतलब सीधापन है बहुत ही सीधे स्वभाव के होते हैं, सहनशीलता मतलब उन्हें सहन करने की काफ़ी शक्ति होती है। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। मतलब जिस तरीके से कहा जाता है कि ऋषि मुनि बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, इसलिए इन प्राणियों को ऋषि मुनियों के श्रेणी में लाया जाता है। उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर होता है। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि उनके जीवन में जो लाभ हानि जो कुछ भी होता है तो वो सब कुछ एक जैसा ही होता है, या तो लाभ हो या हानि हो उनके लिए एक समान होता है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। अब जैसे भारतीय बहुत ही सीधे होते हैं, सहनशील होते हैं, उन्हें सहन करने की शक्ति होती है, इसलिए भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में बिल्कुल असभ्य समझा जाता है। मतलब उन्हें किसी तरह के कोई चीज़ की सभ्य कहलाने लायक नहीं होते हैं, और बुद्धिहीन मतलब उन्हें कहा जाता है कि इनमें बुद्धि नहीं होती है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई है। मतलब दूसरी श्रेणी में किसे माना गया है? बैल को। लेकिन उनमें बैल जो है उसमें सीधे ज़रूर होते हैं, लेकिन उनमें भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मतलब कभी अगर उनका कोई काम नहीं होता है या उन्हें ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए कहा जाता है तो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट करते हैं। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर माना गया है। झूरी काची के दो बैल थे। मतलब झूरी जो हीरा और मोती का मालिक है, वो इनका मालिक है जिनके बैलों का नाम क्या है? हीरा और मोती।
बछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील डोल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। मतलब जो हीरा और मोती जो दो बैल हैं बहुत ही सीधे स्वभाव के थे, सुंदर थे और बहुत ही काम में चौकस थे। मतलब जो काम उनके करने के लिए कहा जाता था वो आसानी से वो काम को बड़ी ईमानदारी से करते थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि वे एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। मतलब हीरा और मोती दोनों एक घनिष्ठता थी, मतलब इतना अधिक प्यार था कि वो दोनों बिना बोले, अपने प्राणी तो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके हाव भाव को वो एक दूसरे को इतने अच्छी तरीके से समझ लेते थे कि उनका अनुमान पहले से ही वो दोनों एक दूसरे का लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सिर भी मिला लिया करते थे। मतलब साथ साथ रहते थे और साथ ही साथ खाते थे, साथ ही साथ उनके जो विनोद मतलब प्यार के जो भाव है कभी कभी आपस में सिंग मिलाकर अपना प्रेम भाव प्रकट करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कदमों पर लेने की कोशिश करते थे। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि जो घनिष्ठ मित्र होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो मेरे मित्र हैं, जो मेरा मित्र है उस पर मैं काम का बोझ बहुत ही कम डालूँ, उनका काम का सुख दुख का सब बोझ मैं अपने ऊपर ले लूँ। इसी तरीके से हीरा और मोती जो दोनों बैल थे वो एक दूसरे का काम जो पड़ता था वो सोचते थे कि मैं इसका काम लेकर उसके काम का बोझ को कम कर दूँ। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। मतलब जब दिन भर काम अपना ख़त्म कर लेते तो दोनों एक साथ नाद होती है जहाँ पर गाय भैंसों जानवरों को चारा दिया जाता है, तो उसमें दोनों एक साथ मुंह डाल के अपना भोजन करते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है, ये उन्हें अच्छा ना लगा। मतलब झूरी जो हीरा और मोती का मालिक था तो उन्होंने अपने बैलों को मतलब हीरा और मोती को अपने ससुराल भेजता है, तो बैलों को लगता है कि इन्हें बेच दिया गया है। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। मतलब जो झूरी का साला था उन्हें हीरा और मोती को अपने घर ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गया उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को बल लगाते, मतलब वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाना चाहते। फिर भी जिस तरीके से गया को अपने घर ले जाने में हीरा मोती को परेशानी हुई, तो जैसे वो आगे की ओर ले जाना चाहते तो वो पीछे की ओर खिसकता था। गया के घर की नई जगह नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब जो झूरी का साला था गया, उसे उस नई जगह में हीरा मोती को अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा नए क्लास में जाता है तो उसे नए क्लास में कुछ अनजाना सा लगता है, नए टीचर्स, नए बच्चे, नए मित्र, उसे एडजस्ट होने में काफ़ी समय लग जाता है। उसी तरीके से हीरा और मोती को गया के घर जाने में काफ़ी बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे को तोड़कर प्रातःकाल तक वापस झूरी के पास आ गए। मतलब जो जब सब लोगों का सोने का समय हो गया तो हीरा और मोती को पगहे मतलब जो रस्सी से बांध कर रखा जाता है, बहुत ही मोटी रस्सी से जानवरों को बांधा रखा जाता है, तो दोनों जोर लगाकर मजबूती से उसको तोड़ रहे थे और तोड़कर आखिर उन्होंने अपनी कोशिश पर जीत हासिल कर ली और तोड़कर सुबह अपने मालिक झूरी के पास पहुंच गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा, दोनों के गले में गराव, कीचड़ से सने पैर तथा आंखों में विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। जब उन बैलों को अपने घर की तरफ झूरी ने देखा तो बैल जो थे वो काफ़ी परेशानियों का सामना करके अपने मालिक के पास पहुंचे थे, तो उनका शरीर, पैर वगैरह मिट्टी से लिसा हुआ था और गराव मतलब रस्सी आधी टूटी हुई थी और आँखों में विद्रोह में मतलब आँखों में गुस्सा था, लेकिन गुस्से के साथ साथ स्नेह भी था। स्नेह कैसे कि उन्हें अपने मालिक के पास, मालिक के घर पहुँच गए थे, तो जो झूरी था अपने हीरा और मोती दोनों बैलों को देखकर उन्हें अपने गले लगा लिया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घेरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया।
बैलों के यूं भागकर चले जाने से जूरी की पत्नी नाराज़ हुई। जो जूरी की पत्नी थी वो इन बैलों को पसंद नहीं करती थी। तो जब उसने देखा कि मेरे भाई के घर से ये दोनों बैल वापस आ गए तो उसे जूरी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसने बैलों को खली चूनी चोकर खिलाने से मना कर दिया। तब जो जूरी की पत्नी है उसने इन बैलों को चारा वगैरह डालने के लिए मना कर दिया। जूरी ने सूखे भूसे से नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर जूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा ना कर सके। मतलब जो जूरी की पत्नी थी वो ये चाहती थी कि ये जो दो बैल हैं वो यहाँ से चले जाएं, वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। जब वो वापस आ जाते हैं तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो जो दो बैल हीरा और मोती के लिए सूखा चारा भूसा देते हैं। लेकिन पत्नी के जाते ही जूरी ये सोचता है, नौकर से ये कहता है कि खली वगैरह डालकर उनको चारा दिया जाए। लेकिन नौकर जूरी की पत्नी से डर जाता है और उसके विरोध में जाकर वो खली वगैरह नहीं देता है। दूसरे दिन जूरी का साला गया बैलों को ले जाने, फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। मतलब कि दूसरे दिन फिर जूरी का साला आया और दोनों को ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी ना देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चुनी सब कुछ दिया था। मतलब जो हीरा मोती थे उन्होंने कभी भी इस तरीके का अपमान कभी नहीं सहा था, क्योंकि उसका जो मालिक जूरी था वो हमेशा खली और चुनी सब कुछ देता था। लेकिन जो गया है उसने इन बैलों को सूखा चारा डाला था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम ना बढ़ाया। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। ये देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिसने हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो पकड़ में ही ना आती। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियाँ थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले गए। जो मोती नामक बैल था वो थोड़ा गुस्सैल था और हीरा थोड़ा शांत स्वभाव का था। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की दो रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। ये प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते और डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़के दो रोटियां खिला जाते थे। मतलब दोनों दिन काम करवाया जाता और साथ ही उन्हें सूखा भूसा दिया जाता, मतलब जो ज़बरदस्ती से काम करवा दिया जाता। उसके बाद शाम को थान पर बांधकर उन्हें सूखा भूषण दिया जाता था। लेकिन रात में गया की जो लड़की थी वो दो रोटियां खिलाई जाती हैं। वे जान चुके थे कि ये भैरों की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। ये जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सिंह में फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियाँ खोल दी। वह उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहती। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वे गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भगाने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गाँव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। मतलब दोनों को भगाने में किसने मदद की थी? भैरों की लड़की ने, क्योंकि भैरों की जो लड़की थी उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ की भी दशा हीरा और मोती की सौतेली माँ ने भी उसकी दशा कैसे कर रखी थी, जिस तरीके से हीरा मोती
थी, मतलब उसे रूखा सूखा खाना दिया जाता था, उसी तरीके से हीरा मोती को भी रूखा सूखा काम दिया जाता था खाना। दिन भर वो काम करती थी लड़की, उसी तरीके से हीरा मोती भी दिन भर जोते जाते थे और रूखा सूखा खाना दिया जाता था। तो दोनों की जो भावनाएं थी, मतलब जो स्थिति थी, वो एक जैसी थी। तो स्थिति को देखते हुए भैरव की जो लड़की है उसे बैलों के प्रति तरस आ जाता है और स्नेह भाव आता था, और रात को वो दोनों की देवी। इस तरस भाव से आकर उसने लड़की ने उन बैलों की रस्सियों को खोल दिया था और बैल भाग गए थे। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखाई दिया। उसने भिड़ने पर मरना तय है, ये सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी ना था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चूक करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा उसके पेट में सिंह घुसे। सांड को दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव ना था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेगा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सिंह घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए, रास्ता भटक गए थे दोनों। उस हरे भरे खेत दिखाई दिए। उन्होंने मटर खाए। मटर के खेत में जाकर उन्होंने अपना भोजन प्राप्त किया और डकार ली। तो थोड़ी देर बाद दोनों को सामने से सांड आता दिखाई दिया। जब सांड आता हुआ दिखाई दिया तो थोड़ा सा वो घबरा गए, लेकिन उन्होंने आपस में ये कहा कि उस सांड को देखकर भागना ये कायरता का सबूत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि न घबराते हुए उनसे भिड़ा जाए, मतलब उनसे लड़ा जाए। तो इधर सांड अकेला था, और सांड अकेला होते हुए देखकर, और इधर दोनों बैल थे, हीरा और मोती। तो सांड को दो बैलों से लड़ने का अनुभव नहीं था, तो थोड़ा सांड भी घबरा गया था। तो दोनों ने खूब जोर शोर से लड़ाई की, हीरा और मोती ने, और आखिरकार और जीत हासिल की और सांड को गिरा दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 घास ही खाए थे, मतलब 2-4 कौरी खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में था, वे भाग ना सका। हीरा भी लौट आया, दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। मेड़ का अर्थ होता है जहाँ पर खेत होते हैं, वहाँ पर आने जाने के लिए मेड़ रास्ता बना दिया जाता है। तो जहाँ हीरा तो भागने में निकल गया, लेकिन जो मोती था वो सींचे जा, मतलब जब गीले खेत होते हैं तो उसका पैर वहीं फंस गया था, वो भाग ना सका। हीरा भी लौट आया, मतलब अपने मित्र को छोड़ कर ना जाने के कारण हीरा और मोती दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर सभी जानवरों को एक साथ निगरानी बंद करके रखा जाता है और एक पहरेदार रख दिया जाता है और देखा जाता है कि कोई कांजी हाउस से भाग तो नहीं गया या कोई जानवर मर तो नहीं गया, मतलब इकट्ठे जानवरों को एक साथ रखा जाता है। दोनों के जीवन में ऐसी पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ ना मिला। इससे तो गया ही अच्छा था। उन्होंने सोचा यहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने ना था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतज़ार किया, पर कोई चारा लेकर ना आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता है, दोनों वहाँ से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। ये देख पहले तीनों घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ, बाद में भैंसें कांजी हाउस से भाग गई, पर गधे अभी भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियाँ तोड़ने में
लगा रहा, सफल ना होता देख मोती ने सींग मारकर गधे को भी वहाँ से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। जो हीरा और मोती थे ये सोच रहे थे कि ऐसा तो हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ कि दिन भर भूखा रखा जाए, प्यासा रखा जाए। इससे तो अच्छा गया था, कम से कम रूखा सूखा भोजन तो मिलता था। सारा दिन चारे का इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने जब आदमी को या किसी जानवर को भूख लगी होती है तो कुछ भी रखा होता है तो वो खाना भी स्वादिष्ट लगने लगता है। उसी तरीके से हीरा और मोती के पास कुछ भी नहीं था तो उन्होंने दीवार चाटना शुरू कर दिया। और फिर एक बात उन्होंने ये सोची कि दोनों ने दीवार को मारना शुरू किया। ये सारे हरकतें चौकीदार ने देख लिया तो चौकीदार ने उन पे डंडे बरसाए और साथ ही साथ दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी और अपने सींग और सर से दीवार को आधी दीवारों को तोड़ दी और तीन घोड़ियों को और बकरियों को बाद में भैंसों को वहाँ से निकाल दिया। लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। फिर ज़बरदस्ती उन्हें बाहर निकाला गया और भगाया गया और दोनों वहाँ हीरा और मोती वहीं रहते। सुबह जब चौकीदार आता है तो ये सब देखकर उन दोनों पर डंडे बरसाता है और मोटी रस्सियों से उन दोनों को बांध दिया जाता है। एक सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। वे दो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहाँ एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया पर ऐसे मरियल बैलों को कोई खरीदार न था। अचानक एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल और तथा मुद्रा कठोर थी आया और उनके कूल्हे में उंगली गोंद कर देखने लगा। ये देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से काँप उठे। नीलामी के बाद उसे दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे। क्योंकि ज़रा सी चाल कम होती हुए डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। मतलब ये सब तो हो चुका था। साथ ही साथ जब उन्हें बाड़े पे रखा गया बेचने के लिए तो खाना न मिलने के कारण दोनों बैल बहुत ही पतले हो गए थे। वहाँ पर एक अचानक से एक दड़ियल आदमी आता है। उसकी आंखें लाल और मुद्रा कठोर थी। ये देखकर हीरा मोती घबरा जाते हैं और ना चाहते हुए भी हीरा और मोती को उस दड़ियल के साथ जाना पड़ता है। सहसा हीरा मोती को वे रास्ता परिचित सा लगा गया। उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वहीं खेत बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उसकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों ने तेजी से भागने और अपने स्थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। मतलब जब दड़ियल उन दोनों को ले जा रहा था तो खेत और वहाँ का रास्ता उसे हीरा और मोती को जाना पहचाना सा लग रहा था। दुर्बल होने के बावजूद भी वो इतने तेजी से भागे और अपने जगह जाकर रुके। वहाँ पर झूरी को अपने दोनों बैलों का आते हुए देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। अब तक दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियाँ पकड़ ली। यह देख झूरी ने कहा ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा तुम्हारे बैल कैसे हैं? इन्हें तो मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। ये कहकर वे जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगे। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। ये देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। अंत में हारकर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नादों में खली चूनी चोकर और दाना भर दिया जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। अब इसमें ये देखने को मिलता है कि जब इंसान या प्राणी कोशिश करता है तो अपनी जीत जरूर हासिल करता है। तो अभी हमने दो बैलों की कथा जिसके लेखक प्रेमचंद है ये कहानी पढ़ी और इसे हमें कुछ सीखने को मिला है।